कौन होगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं होगा इससे हमको जरूर मतलब होना चाहिए। कितने इंच का सीना है नहीं मालूम, लेकिन चेहरा खूंखार है ये मालूम है। और ये खूंखार चेहरा सिर्फ 2002 में नहीं दिखा है, ये दादरी में भी दिखा है और ये मुजफ्फरनगर में भी दिखा है, ये रोहित वेमुला के केस में भी दिखा है और ये जेएनयू के केस में भी दिखा है और डेल्टा मेघवाल के केस में भी दिखा है। ये खूंखार चेहरा लगातार खून बहा रहा है इस देश के अंदर, दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, और इन सबको यदि आप मिला देंगे तो बहुसंख्यकों का। ये समय, ये चुनौती हमारे सामने में है। पहला बार जब आप सुने होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सुनने में अच्छा लगा होगा, लेकिन आज का अखबार जब आप पढ़े होंगे तब आपको लगा होगा कि आज का अखबार जहां है जुमलों की भरमार। क्या लिखा गया है इसमें? पहला, अब की बार महिलाओं को खुशियां अपार, और महिला को बिठाया कहां गया है? किचन में। यही इनकी मानसिकता है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ खाना बना सकती हैं। महिलाएं होती ही हैं पुरुषों की सेवा करने के लिए। पहले अपने जो है बाप की सेवा करें, फिर पति की सेवा करें, फिर अपने बच्चे की सेवा करें। यही समझदारी है इन लोगों की महिलाओं को लेकर के। इसीलिए मोहन भागवत कहते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप महिलाओं को खुशियां अपार देने की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को खुशियां अपार गैस चूल्हे से नहीं, उनको जब तक हम विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंचाएंगे, उनको स्कूलों में नहीं पहुंचाएंगे, उनको कामकाजी जगहों पे नहीं पहुंचाएंगे और सुरक्षित माहौल नहीं देंगे जहां उनको निर्भया न बनना पड़े, तब तक उनके लिए खुशियां अपार नहीं है। आगे क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं युवाओं के लिए बढ़ गया रोजगार। मोदी जी, आपने पैदा करने का वादा किया था 2 करोड़ और नहीं पैदा कर पाए 2 लाख। 2015 का डेटा है, 1,34,000 रोजगार पैदा किए हैं। ये इनकी सच्चाई है। और विकास की रफ्तार, विकास किसका हो रहा है? इस देश के अंदर जो गरीब हैं वो गरीब हो रहे हैं और जो अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं। किसका विकास हो रहा है? किसका जो है अंतालिका बन रहा है? किसके जो है जो शीशे वाले ऑफिस हैं वो उसके जो मंजिलें हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और किनकी झोपड़ियों को उजारा जा रहा है? ये सवाल आज हमारे सामने है। और अंतिम बात बहुत अच्छे से लिखा है। क्या कहा है? मेरा देश बदल रहा है। सही बात है। मेरा देश लोकतांत्रिक से गैर लोकतांत्रिक हो रहा है। मेरा देश सेकुलर से कम्युनल हो रहा है। मेरा देश जहां सबके लिए सहमति और असहमति की जगह थी, वहां किसी को सुनने और बोलने की आजादी नहीं दे रही है। हमारा देश बदल रहा है। हमारा देश सांप्रदायिक हो रहा है। और किस ओर बढ़ रहा है? हमारा देश फांसीवाद की ओर बढ़ रहा है। और फांसीवाद की ओर बढ़ रहा है, शायद इसी का नतीजा है कि इस देश के अंदर सत्ता का केंद्रीकरण किया जा रहा है। पहले क्या कहा जाता था? केंद्र सरकार। अब क्या कहा जाता है? मोदी सरकार। ऐसा लगता है जैसे एक ही आदमी सरकार चला रहा हो, दूसरा कोई मंत्री नहीं हो इनके सरकार में। सिर्फ एक ही आदमी का फोटो रहता है, मोदी जी का फोटो रहता है। अच्छी बात है। ये जो सत्ता का केंद्रीकरण है ये खतरनाक है। और इस केंद्रीकरण के खिलाफ जो कहा पंखुरी ने, मैं उससे सहमत हूं कि हमको किसी केंद्रीकरण के प्रति नहीं जाना है, किसी सेल्फी की बीमारी की तरफ नहीं जाना है, हमको किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित होकर के अपना आंदोलन नहीं चलाना है। हमको मुद्दे पे अपने आंदोलन को केंद्रित करना है। और आज के समय में अगर हमारा सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो मुद्दा ये है कि हम जमहूरियत को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे और इस देश के अंदर जो 65% नौजवान हैं उनके लिए शिक्षा और रोजगार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा सबसे बड़ी चुनौती है, हमारा सबसे बड़ा लड़ाई है। पूरे देश के अंदर चल क्या रहा है? एक विधायक है बीजेपी का, आज उसका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उसने कहा है कि जेएनयू में बहुत बलात्कार होता है और कहा है कि जेएनयू आपराधिक गतिविधियों का अड्डा है। उसका नाम क्या है? अज्ञान देव बेहुदा। ये जो अज्ञान देव बेहुदा है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, कि इस देश के अंदर राजनीति का जिस तरीके से पतन हुआ है वो अपेक्षित था। अपेक्षित इसलिए था कि जिनको राजनीति में जाना चाहिए था वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर सिर्फ अपने काम धंधों से मतलब रखे। राजनीति को उन्होंने उन नकारे लोगों के भरोसे छोड़ दिया। और आज राजनीति की भाषा क्या हो गई है? उत्तर प्रदेश में एक नेता ने कहा मोदी जी बच्चा नहीं पैदा कर सकते। उसके जवाब में बीजेपी के नेता ने कहा आप अपनी बेटी को भेज दीजिए। ये राजनीति की भाषा है। शर्म आती है।
शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारे नेता हैं, शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। और फिर भी अगर हम कहते हैं कि हम सामाजिक बदलाव करेंगे, राजनीति को छोड़कर हम समाज बदलेंगे, चुनाव को छोड़कर, हमको लगता है कि ये सबसे बड़ा बचकाना है। हम तमाम लोगों को, चाहे वो यूथ हो, विद्यार्थी हो, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि नमक तेल से लेकर पोलियो टीका से लेकर मलेरिया के टीके तक क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना है, क्या पीना है, किसको पढ़ना है, किसको पढ़ाना है, ये तमाम चीजें जब राजनीति से तय हो रही है, हमको अपनी राजनीति तय करनी पड़ेगी। ये बात हमको आज समझना पड़ेगा। इस देश के युवा आज इस बात को समझेंगे कि उनकी आबादी अगर 65% है तो 65 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति उनका नेता कैसे है, ये सवाल उनको तय करना पड़ेगा।